कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक पैसेंजर हैरान होकर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि आखिर फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदल दिया गया। फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि असल रूट पर वेदर बहुत ख़राब है, इसलिए पायलट ने खुद ये डिसीजन लिया। क्योंकि उस फ्लाइट में सिर्फ 8 पैसेंजर्स थे, इसलिए किसी ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरा प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। पायलट नोटिस करता है कि अचानक प्लेन का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। यहाँ तक कि कंट्रोल पैनल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पायलट फौरन बेस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पायलट को जैसे पहले से पता था कि कुछ गलत होने वाला है। वो किसी तरह प्लेन को संभालते हुए अपने फ़ोन से एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उस वीडियो में वो कहता है कि इस प्लेन में ऐसे बड़े बड़े सीक्रेट्स छुपे हैं जिन्हें देखकर उसे पहले ही डाउट हो गया था कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घना जंगल दिखाई दे रहे थे। पायलट किसी तरह दरख्तों की ब्रांचेस का इस्तेमाल करके प्लेन की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का असर थोड़ा कम हो जाए। आखिरकार प्लेन रुक जाता है। यहाँ मौजूद तकरीबन तमाम पैसेंजर जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो वहीं पर ही मर जाती है। अब तमाम पैसेंजर्स घबराकर एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। वो लोग पहले ये कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी को कोई सीरियस इंजरी नहीं आई, जिसके बाद दो पैसेंजर्स जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की कंडीशन देखने लगते हैं। लेकिन वहाँ का सीन देखकर वो हैरान रह जाते हैं। कुछ दरख्तों की बड़ी ब्रांचेस पायलट के सीने के आर पार हो चुकी थीं, फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। दोनों पैसेंजर्स धीरे धीरे सीट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि पायलट ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक प्लेन के बाहर फायर लगने की आवाज़ आती है। तमाम पैसेंजर्स फौरन प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि प्लेन जल गया तो रेस्क्यू टीम के आने तक वो लोग कहाँ रहेंगे। कुछ वक्त बाद सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है। अब तमाम 8 पैसेंजर्स एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूट बदलने के बाद वो अमेज़न के किस हिस्से में आ गए हैं। किसी के फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था, यानी इस घने जंगल में सैटेलाइट फ़ोन के बगैर किसी से कांटेक्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल था। ये जंगल सैकड़ों माइल्स तक फैला हुआ था। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बाहर किसी को ये तक नहीं खबर कि इनका प्लेन यहाँ क्रैश हुआ है, यानी कोई इन्हें सर्च करने भी नहीं आएगा। तभी पैसेंजर्स में से एक आदमी जिसका नाम जैक था, सबका इंट्रोडक्शन जानने की बात करता है। वो कहता है कि अगर सब एक दूसरे को समझेंगे तभी मिलकर सही डिसीजन ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। जैक अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम लोगों को इंश्योरेंस फ्रॉड करने से रोकना है। वो अपना एक केस खत्म करके अमेरिका वापस लौट रहा था। उसके बाद दूसरा पैसेंजर अपना नाम केविन बताता है कि वो एक डॉक्टर था। केविन बताता है कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उसने मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया है और इसी काम से वो वापस अमेरिका जा रहा था। डॉक्टर केविन पायलट की कंडीशन देखकर समझ जाता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन वही शख्स था जो शायद उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए उसे हर हाल में बचाना ज़रूरी था। उसके बाद तीसरी पैसेंजर अपना नाम क्रिस्टी बताती है। वो कहती है कि उसे वर्ल्ड टूर पसंद है और वो अपने ट्रैवल वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लेकिन जब उससे उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। चौथा पैसेंजर था कार्लोस। वो एक रेसलर था और बेसिकली मेक्सिको का रहने वाला था। वो एक फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने अमेरिका जा रहा था। उसके बाद एक यंग कपल अपना इंट्रोडक्शन देता है। उनका नाम था डैनी और एमी। वो बताते हैं कि उनकी रिसेंटली शादी हुई है और वो हनीमून के लिए अमेरिका जा रहे थे। आखिर में बचते हैं एक मिडिल एज्ड कपल, डेविड और लीजा। वो अमेरिका के एक छोटे सिटी में होटल चलाते थे, लेकिन डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए वो बाहर जा रहे थे। इस तरह सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब उनके साथ था इंजर्ड पायलट जो बोलने की कंडीशन में नहीं था। तभी जैक सबको सजेस्ट करता है कि सबसे पहले प्लेन में बचा हुआ सारा राशन इकट्ठा करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उन्हें खबर हो सके कि वो कितने डेज तक सरवाइव कर सकते हैं। फिर उन्हें कहाना तो मिलता है, लेकिन सिर्फ 3 दिन का। उसके बाद रहने के लिए जगह बनानी होगी, इसलिए ताकि प्लेन के अंदर स्पेस बनी रहे। सभी लोग मिलकर ये छोटे छोटे काम खत्म करते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा
बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब जैक और बाकी सभी इंजर्ड पायलट के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या प्लेन में कोई सैटेलाइट फ़ोन मौजूद है जिससे वो बाहर हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकें। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन अपने ओरिजिनल रूट से हटकर इस जंगल में कैसे आ गया और बगैर किसी बैड वेदर के अचानक क्रैश कैसे हो गया। पायलट कुछ बोलने की कोशिशों करता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा सीक्रेट जानता हो, लेकिन बोल ना पाने की वजह से वो कुछ भी बता नहीं पाता। तभी जैक कहता है कि क्योंकि केविन एक डॉक्टर है इसलिए उसे पायलट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन केविन मना कर देता है। वो कहता है कि पायलट को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और उस जंगल में उसके पास ना तो सही मेडिकल इक्विपमेंट है और ना ही मेडिसिन। अगर वो अभी सर्जरी करेगा तो शायद पायलट और जल्दी मर जाएगा। इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि फिलहाल पायलट के रिकवर होने का वेट करना ही बेहतर होगा। इधर लीजा प्लेन से कहाना निकालकर सभी में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कहाना खाने के बाद सभी लोग उम्मीद करने लगते हैं कि शायद वो यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी क्रिस्टी पास के एक ऊंचे माउंटेन की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद अगर वो लोग ऊपर चढ़ जाए तो किसी फोन में सिग्नल आ सकता है, इसलिए उन्हें वहां जाकर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन जब तक वो माउंटेन की तरफ जाएंगे तभी पायलट की कंडीशन अचानक और खराब होने लगती है। यहाँ तक कि केविन जो अब तक कुछ नहीं कर रहा था वो भी समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पायलट वैसे ही मर जाएगा, इसलिए वो रिस्क लेने का डिसीजन लेता है। केविन कहता है कि वो उसी कंडीशन में किसी तरह पायलट की सर्जरी करने की कोशिश करेगा। अब वो बचेगा या नहीं ये उसकी लक पर डिपेंड करेगा। केविन की बात मानकर बाकी लोग प्लेन से जरूरत का सामान ढूंढ कर लाते हैं। वो लोग एक नाइफ, अल्कोहल और बाकी छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करते हैं जो सर्जरी में काम आ सकती थीं। अब डॉक्टर केविन बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी शुरू करता है। पेन की वजह से पायलट बुरी तरह तड़पने लगता है, लेकिन लकीली सर्जरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर होती है। सर्जरी खत्म होने के बाद केविन बताता है कि अगर पायलट ओवरनाइट रेस्ट करे तो शायद सुबह तक उसकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि रात में उनके साथ क्या होने वाला है। रात के वक्त जब सभी लोग बाहर सो रहे थे तभी एक मास्क्ड मैन चुपके से इंजर्ड पायलट के पास आता है। वो उसके मुंह को दबाकर उसकी सांस रोक देता है और कुछ ही सेकंड्स में पायलट की डेथ हो जाती है। अगली सूप जब सभी उठते हैं तो पायलट की बॉडी देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि पिछली रात सर्जरी के बाद उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो तो उन्हें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला था। डॉक्टर केविन उसकी चेकअप करके कहता है कि उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, यानी उसकी डेथ नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। अब सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि रात में किसी को पायलट का धिया रखना चाहिए था, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी। आखिरकार वो लोग सोचते हैं कि शायद उसकी डेथ इंजरीज की वजह से हुई होगी, इसलिए वो पायलट की बॉडी को भी फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी के पास एक ट्री के नीचे रख आते हैं, ताकि अगर कभी कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचे तो दोनों की बॉडीज उनके फैमिली तक पहुंचाई जा सके। लेकिन पायलट की पॉकेट से उसका फोन नीचे गिर गया और डैनी चुपचाप वो फोन उठा लेता है। जब एमी उससे उसके बारे में पूछती है तो डैनी उसे किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा। उसके बाद डैनी अकेले पायलट की बॉडी के पास जाता है और उसकी एक फिंगर काट लेता है ताकि फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया जा सके। इधर डेविड और लीजा आपस में बात कर रहे होते हैं। लीजा अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे नहीं लगता पायलट की डेथ नॉर्मल थी। वो पहले एक हॉस्पिटल में नर्स रह चुकी थी और उसने एक बार एक पेशेंट को दम घुटने से मरते देखा था। लीजा बताती है कि पायलट का फेस भी उसी पेशेंट की तरह काला पड़ गया था, यानी किसी ने इंटेंशनली उसकी सांस रोकी थी। लेकिन उसने ये बात बाकी लोगों को नहीं बताई क्योंकि क्लियर था कि उन 8 पैसेंजर्स में से ही कोई मर्डरर था। डेविड हैरान होकर पूछता है कि आखिर कोई पैसेंजर पायलट को क्यों मारेगा, लेकिन लीजा कहती है कि अब उन्हें ये कंफर्म करना होगा और अब उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। उन्हें खुद के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसी दौरान लीजा को अचानक फील होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो फौरन बात करना बंद कर देती है। इधर ट्रैवलर क्रिस्टी एमी के पास आकर कहती है कि उसे खबर है कि डैनी और एमी असल में हनीमून पर नहीं जा रहे। अब एमी ट्रूथ बता देती है। वो कहती है कि वो एक रिच बिजनेसमैन की बेटी है और डैनी उसके घर का ड्राइवर था, लेकिन दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और जब उन्हें लगा कि उनकी फैमिली उन्हें अलग कर देगी तो वो घर छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टी समझ जाती है कि उन्होंने बाकी लोगों से झूठ बोला था ताकि कोई उन्हें शक की नज़र से ना देखें। उधर कार्लोस सबको एक गुड न्यूज़ देता है। उसे प्लान के मलबा में एक जीपीएस डिवाइस मिली थी। वो कहता है कि अगर वो इस डिवाइस को पास के माउंटेन की चोटी तक ले जाकर एक्टिवेट कर
दें तो शायद हेल्प मिल सकती है। उसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। साथ ही कार्लोस कहता है कि डिवाइस जितनी डैमेज्ड हुई है वो उसे अगले दिन तक रिपेयर कर देगा। ये सुनकर सभी थोड़ी सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। कार्लोस बताता है कि उसके फादर पहले इलेक्ट्रिशियन थे और उसने उन्हीं से ये सब काम सीखा था, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर का काम छोड़ दिया था। तभी जैक कहता है कि ठीक है, आज कार्लोस जीपीएस डिवाइस रिपेयर करेगा और कल सुबह माउंटेन पर चढ़कर उसे एक्टिवेट करेंगे। लेकिन तभी लीजा एक बैड न्यूज़ देती है। वो बताती है कि उनका खाना गायब हो गया है। हालांकि उन्हें यहाँ सिर्फ एक डे हुआ था। जो खाना 3 डेज तक चलना था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब जैक और क्रिस्टी फौरन प्लेन के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि आखिर खाना किसने गायब किया। उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने इंटेंशनली रेशन खत्म किया है। इसी दौरान जैक नोटिस करता है कि क्रिस्टी बहुत प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रही है। तब वो कहता है कि तुम कोई नॉर्मल ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल पर्सन इस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करता। आखिरकार क्रिस्टी सच बताती है। वो असल में एक रिपोर्टर है जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर गैंग्स और क्रिमिनल्स का पर्दा फाश करती है। इसीलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था, ताकि अगर पैसेंजर्स में कोई क्रिमिनल हो तो वो उस पर अटैक ना करे। यानी वहाँ मौजूद हर पर्सन अपने पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ छुपा रहा था। अब क्योंकि उनके पास खाना और पानी की कमी हो चुकी थी, इसलिए कार्लोस को जीपीएस डिवाइस रिपेयर करने के लिए छोड़कर बाकी सभी लोग जंगल में खाना और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में ब्लू रंग के कुछ मशरूम्स दिखाई देते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से फौरन समझ जाती है कि ये जहरीला मशरूम्स हैं और उन्हें खाने से कुछ घंटे में इंसान की डेथ हो सकती है। वो सभी को खबरदार करती है कि कोई भी बाय मिस्टेक उन्हें हाथ ना लगाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम्स आम तौर पर वेट प्लेसेस पर उगते हैं, यानी पास ही कहीं वाटर का बड़ा सोर्स जरूर होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सच में एक तालाब मिल जाता है, लेकिन वहाँ का वाटर क्लीन नहीं था, इसलिए उसे पीने के काबिल बनाने का तरीका ढूंढना इम्पोर्टेंट था। तभी अचानक पीछे से गनशॉट की आवाज़ आती है। सभी लोग डर कर पीछे दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डेविड ने अपनी गन से एक मंकी का शिकार किया है, ताकि वो लोग उसे खाकर अपना पेट भर सकें। असल में डेविड और लीजा के पास एक गन थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लीजा कहती है कि वो लोग किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई। अब डेविड के शिकार किए हुए मंकी को पक्का कर सभी लोग डिनर करते हैं। उधर क्रिस्टी और जैक मिलकर तालाब के वाटर को साफ करने का तरीका भी निकाल लेते हैं। इस तरह कम से कम आज के लिए खाना और पानी का इश्यू खत्म हो जाता है। लेकिन एमी मंकी मीट नहीं खा पाती, इसलिए उसका पोर्शन वेस्ट ना हो उसके लिए डेविड खुद उसका खाना खा लेता है। खाना खत्म होने के बाद जैक सभी से पूछता है कि क्या किसी और के पास भी डेविड और लीजा की तरह कोई डेंजरस आइटम छुपा हुआ है। तब कार्लोस अपना बैग खोल कर दिखाता है। उसके पास सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क था, जो उसकी फाइटर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही वो कहता है कि कल वो लोग जीपीएस डिवाइस के जरिए हेल्प के लिए सिग्नल भेज देंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें एक दूसरे से डरने की नीड नहीं है। लेकिन इसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक डेविड की हेल्थ खराब होने लगती है और दूर अंधेरे में कोई पर्सन छुप कर ये सब देख रहा था। अब वही मिस्टीरियस पर्सन अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और किसी गर्ल को कॉल करता है। वो कहता है कि उनका प्लान अब तक पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है और वो उसे और तेजी से आगे बढ़ाएगा। यानी उन पैसेंजर्स में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन मौजूद था, लेकिन उसने इंटेंशनली उसे सबसे छुपा रखा था और शायद वही शुरू से ये सब कर रहा था। लेकिन क्यों, ये अभी भी एक बड़ा सीक्रेट था। अगली सुबह सभी लोग लीजा के चलाने की आवाज़ सुनकर जागते हैं, क्योंकि रात में डेविड की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर केविन उसकी चेकअप करके बताता है कि उसके मुंह से फोम निकल रहा है, यानी उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और शायद उसे वही पॉइजनस मशरूम्स खिलाए गए थे जो उन्होंने पिछले दिन जंगल में देखे थे। ये सुनते ही लीजा गुस्से में आ जाती है। वो सभी पर चलाने लगती है कि उनमें से कोई एक पर्सन सबको एक एक करके मार रहा है। लेकिन अब तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। उन 8 पैसेंजर्स में से तो कोई भी एक दूसरे को पहले से जानता भी नहीं थी। तब लीजा सभी को बताती है कि पायलट की डेथ भी नॉर्मल नहीं थी। उसे उसी वक्त समझ आ गया था कि किसी ने इंटेंशनली उसका दम घुटना गया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा ताकि सभी लोग आपस में
में फाइट ना करने लगे। अब लीजा को याद आता है कि उसने ये सारी बातें डेविड को बताई थी और उसी दौरान उसे फील हुआ था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। यानी जिसने उनकी बातें सुनी उसी ने बाद में डेविड को टारगेट बनाया, क्योंकि डेविड सच के करीब पहुंच चुका था। अब सभी को समझ आने लगता है कि जब उन्होंने जंगल में पॉइजनस मशरूम्स देखे थे, तब किसी ने चुपके से कुछ मशरूम्स उठा लिए थे और रात में उन्हें डेविड के खाने में मिला दिया। सबसे डरवानी बात ये थी कि डेविड ने एमी का खाना भी खाया था, यानी शायद ओरिजिनल टारगेट एमी थी। अब वहां मौजूद हर पर्सन डर जाता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक किलर है तो हर किसी की लाइफ डेंजर में थी। ऊपर से प्लेन का अचानक क्रैश होना, फिर एक एक करके लोगों का मरना, ये सब क्लियर सिग्नल कर रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि पहले से बनाई गई प्लानिंग थी। अब सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि कोई भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। उधर डैनी एमी को पायलट का फोन दिखाता है जिसे उसने पहले छुपा लिया था। उस फोन में पायलट की लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो में पायलट खुद कह रहा था कि प्लेन में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और प्लेन को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया है। डैनी और एमी वो वीडियो बाकी सभी को भी दिखा देते हैं। अब सभी पूरी तरह कायल हो जाते हैं कि यहाँ सच में कोई बड़ी गेम चल रही है और पिछले दोनों में लोगों की डेथ महज एक्सीडेंट नहीं थी। इसी दौरान कार्लोस बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस रिपेयर कर ली है। अब उन्हें सिर्फ माउंटेन की पीक तक पहुंचकर उसे एक्टिवेट करना था। लेकिन अब कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर रियल किलर उनके बीच मौजूद था तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हेल्प पहुंचे। अगर जीपीएस एक्टिवेट हो गया तो सभी लोग यहाँ से फरार कर जाएंगे। अब सभी डिस्कस करने लगते हैं कि माउंटेन पर कौन जाएगा और कौन नीचे कैंप की सिक्योरिटी करेगा। आखिरकार जैक कहता है कि वो नीचे रहकर कैंप संभालेगा, जबकि कार्लोस, डॉक्टर केविन और क्रिस्टी माउंटेन पर जाकर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों लोग अब डिवाइस लेकर माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका प्लान क्लियर था। अगर उनमें से कोई एक किलर निकला तो बाकी दो लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। उधर क्लाइंबिंग के दौरान कार्लोस बबल गम चुबाने लगता है। तभी क्रिस्टी उसके गम के रैपर को देखकर समझ जाती है कि ये इसी खाने का हिस्सा था जो पहले चोरी हुआ था, यानी खाना कार्लोस ने चोरी किया था। अब क्रिस्टी के दिल में डाउट पैदा होने लगता है कि शायद वही रियल किलर भी हो सकता है, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप कार्लोस पर नजर रखने लगती है। साथ ही एहतियात के तौर पर वो जीपीएस डिवाइस भी कार्लोस से लेकर खुद संभाल लेती है, क्योंकि उसे खौफ था कि कहीं कार्लोस डिवाइस को डैमेज ना पहुंचा दे। अब तीनों धीरे धीरे माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। कई घंटे की डिफिकल्ट क्लाइंबिंग के बाद आखिरकार वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक क्रिस्टी का पांव स्लिप हो जाता है और वो माउंटेन के किनारे से नीचे लटक जाती है। डिवाइस भी किनारे के पास गिर चुकी थी। अगर वो डिवाइस नीचे गिर जाती तो यहाँ से बाहर निकलने की उनकी लास्ट होप खत्म हो जाती। इसलिए अपनी लाइफ रिस्क में डालकर क्रिस्टी सबसे पहले डिवाइस पकड़ लेती है। उधर कार्लोस और केविन अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर क्रिस्टी को ऊपर खींच करने लगते हैं और आखिरकार वो दोनों मिलकर क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को बचा लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद तीनों के बीच थोड़ा ट्रस्ट बनने लगता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई किलर होता तो वो इजीली बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की लाइफ बचाई। अब आखिरकार कार्लोस जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करना शुरू करता है। इधर डॉक्टर केविन अपने फोन में सिग्नल चेक करता है, लेकिन अब भी कोई नेटवर्क नहीं था, यानी अब उनकी लास्ट होप सिर्फ यही जीपीएस डिवाइस थी। कुछ देर बाद कार्लोस खुश होकर बताता है कि डिवाइस आखिरकार एक्टिवेट हो चुकी है और कुछ घंटे में उसका सिग्नल दूर तक पहुंच जाएगा। अब सनसेट होने लगा था, इसलिए तीनों वापस कैंप की तरफ रिटर्न होने लगते हैं। इधर नीचे कैंप में मौजूद बाकी लोग अब एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लीजा अपनी गन लेकर जैक को दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अब उसे हर पर्सन पर डाउट होने लगा था। इधर डैनी भी एमी पर गुस्सा करने लगता है। वो एमी से कहता है कि अब से वो किसी और से बात नहीं करेगी और हर चीज़ वही हैंडल करेगा। लेकिन अब एमी खुद डैनी पर डाउट करने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपने ड्राइवर के साथ भागकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि वो डैनी के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो सिर्फ प्यार में अंधी होकर उसके साथ भाग आई थी और अब उस जंगल में एक एक करके लोग मर रहे थे। एमी की बातें सुनकर डैनी गुस्से में चलाने लगता है। वो कहता है कि अगर वो ना होता तो एमी अब तक मर चुकी होती। डैनी का ये जारहाना नज़र देखकर एमी डर जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगता है। इसी बीच नीचे मौजूद चारों लोग एक दूसरे को सस्पिशियस नज़रों से देखते रहते हैं। कुछ देर बाद माउंटेन से लौटकर कार्लोस, केविन और क्रिस्टी वापस कैंप पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि जीपीएस डिवाइस सही तरीके से एक्टिवेट हो
हो चुकी है और अगर लक अच्छी रही तो नेक्स्ट डे तक कोई ना कोई रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। अब बच्चे हुए सातों लोग अजीब साइलेंस में डिनर करते हैं। हर कोई बस यही सोच रहा था कि किसी तरह उन्हें सिर्फ नेक्स्ट मॉर्निंग तक अलाइव रहना है। रात होते ही सभी सो जाते हैं, लेकिन कार्लोस अकेले अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो अपने कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन पूरी करना चाहता था। कार्लोस अपने ड्रीम्स को लेकर इतना ऑब्सेसिव था कि उस खौफनाक सूरत हाल में भी उसका फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पर था। इसी वजह से उसने पहले खाना भी चोरी किया था ताकि उसकी डाइट खराब ना हो। लेकिन तभी अचानक कार्लोस देखता है कि सामने अंधेरे में कोई ब्लैक क्लोथ्स में खड़ा है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस शख्स ने कार्लोस का फाइटिंग मास्क पहन रखा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मिस्टीरियस पर्सन कार्लोस पर नाइफ से अटैक कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में कार्लोस का मर्डर हो जाता है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो कार्लोस कहीं दिखाई नहीं देता। तब जैक कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर उसे तलाश करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाता है कि अगर जीपीएस डिवाइस काम कर रही है तो अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। वो उन्हें जानते हैं कि रात में किसी ने चुपके से जीपीएस डिवाइस की वायर काट दी थी, यानी कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। इस सच्चाई से बेखबर बाकी लोग जंगल में कार्लोस को तलाश करने निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद भी कार्लोस कहीं नहीं मिलता। तब केविन कहता है कि उन्हें दोबारा माउंटेन पर जाकर जीपीएस डिवाइस चेक करनी चाहिए। क्रिस्टी भी उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है, क्योंकि अब किसी को तन्हा भेजना बहुत डेंजरस था। दोनों माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें आसमां में बहुत सारे बर्ड्स एक जगह सर्कल करते दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वहां जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो इस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचकर उनका दिल दहल जाता है, क्योंकि वहां कार्लोस की डेड बॉडी पड़ी थी। किसी ने पिछली रात उसका मर्डर करके उसकी बॉडी वहां फेंक दी थी। अब केविन और क्रिस्टी वापस कैंप रिटर्न होते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि उन्होंने एक और पार्टनर खो दिया है। अब सभी का डाउट डायरेक्टली डैनी और एमी पर जाने लगता है, क्योंकि पिछली रात कार्लोस उन दोनों के सबसे क्लोज सोया था। हालांकि डैनी समझाने की कोशिश करता है वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन अब हर किसी के माइंड में एक ही क्वेश्चन घूम रहा था कि अगर उनमें से कोई एक किलर है तो आखिर उसका मकसद क्या है। वो एक एक करके सबको क्यों मार रहा है। तभी लीजा बताती है कि पिछली रात उसकी गन की सारी बुलेट्स चोरी हो गईं। उसके पास सिर्फ एक आखिरी बुलेट बची थी जो उसकी पॉकेट में थी। ये सुनकर केविन कहता है कि जब उसने डैनी का ट्रीटमेंट किया था तब उसने उसकी बैक पर एक टैटू देखा था, और ऐसा टैटू आमतौर पर गैंग के लोग बनवाते हैं। मतलब डैनी किसी गैंग से जुड़ा हो सकता है। ऊपर से एमी भी उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए शक और बढ़ जाता है। लेकिन डैनी कहता है कि वो टैटू उसने खुद नहीं बनवाया था, उसे झूठे केस में जेल भेजा गया था और वहां गैंग के लोगों ने फोर्सफुली उसके बॉडी पर वो टैटू बना दिया। वो कहता है कि जेल से निकलने के बाद उसने अपनी लाइफ बदलने की कोशिश की और तभी उसे एमी के घर ड्राइवर की जॉब मिली। वहीं उसे एमी से मोहब्बत होगी थी। डैनी साफ कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं है और वो ये सब नहीं कर रहा। और अचानक जंगल में तेज स्टॉर्म और हैवी रेन शुरू हो जाती है। सभी लोग भागकर वापस प्लेन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आखिरकार वो चीज दिखाई देती है जिसकी वजह से शायद ये सब हो रहा था। बारिश के बायस प्लेन की रूफ का एक हिस्सा टूट जाता है और वहां से कई बड़े बैग्स नीचे गिरते हैं। जब जैक छत हटाकर ठीक से देखता है तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन बैग्स के अंदर व्हाइट कलर के कई पैकेट्स भरे हुए थे। सभी फौरन समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स हैं और उनकी कॉस्ट करोड़ों में होगी। अब धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होने लगती हैं। एयरलाइन असल में कार्गो और पैसेंजर्स की आड़ में ड्रग्स स्मगलिंग कर रही थी। शायद इसी वजह से उनकी फ्लाइट टिकट बाकी फ्लाइट से इतनी चीप थी। अब डैनी, जिसने पहले गैंग के साथ काम किया था, वो फौरन आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बहुत बड़ा ड्रग ऑपरेशन है। उसे समझ आ जाता है कि शायद एयरलाइन का सीक्रेट किसी तरह लीक हो गया था और इसलिए प्लेन को इंटेंशनली इस जंगल में क्रैश करवाया गया। अब सभी ये समझ जाते हैं कि उनके बीच मौजूद किलर शायद उन ड्रग्स पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस बाकी थे। अगर टारगेट सिर्फ ड्रग्स हासिल करना था तो फिर बाकी लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। इसी बीच अचानक एमी डरकर प्लेन से बाहर भाग जाती है। उसे लगता है कि जिसने भी ये सब किया है वो अब उन्हें भी मार देगा। तब डैनी फौरन उसके पीछे भागता है। इधर केविन कहता है कि किसी को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद लीजा भी गन लेकर एमी को सर्च करने बाहर निकलती है। बाहर हैवी रेन और स्टॉर्म की वजह से कुछ भी
भी साफ क्लियर नहीं हो रहा था। लीजा जंगल में एमी को सर्च कर रही होती है, तभी पीछे से वही मास्क्ड किलर उस पर अटैक कर देता है। वो नाइफ से लीजा पर कई वार करता है। मरने से पहले लीजा उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है ताकि उसका फेस देख सके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती और कुछ ही पुलों में लीजा की भी डेथ हो जाती है। अगली मॉर्निंग जब बाकी लोग लीजा की बॉडी देखते हैं तो सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन किलर बार बार किसी न किसी को मार रहा था। अब वहां मौजूद हर पर्सन दूसरे पर डाउट करने लगता है, लेकिन किसी के पास कोई पक्का प्रूफ नहीं था। तभी अचानक क्रिस्टी अपनी गन जैक की तरफ तान देती है। वो कहती है कि उसे जैक के बैग से लीजा की गन की चोरी बुलेट्स मिली हैं, मतलब जैक ही रियल किलर हो सकता है। लेकिन क्रिस्टी के पास सिर्फ यही प्रूफ नहीं था, उसे जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी मिला था। अब क्रिस्टी पूरी तरह कन्विंस्ड हो चुकी थी कि जैक ही ये सब कर रहा है। हालांकि जैक खुद को इनोसेंट बताता है। वो कहता है कि हाँ, उसने लीजा की गन से बुलेट्स निकाली थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि लीजा ही किलर है और वो सिर्फ बाकी लोगों की सेफ्टी चाहता था। लेकिन सैटेलाइट फोन उसका नहीं था। जैक कहता है कि रियल किलर ने ही उसे फ्रेम करने के लिए वो फोन उसके बैग में रखा है। तभी केविन जल्दी से कहता है कि उन्हें उस सैटेलाइट फोन से फौरन हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि वो पहले ही ट्राई कर चुकी है। फोन में एक पासवर्ड लगा हुआ है और बिना पासवर्ड के वो यूज नहीं हो सकता। अब क्योंकि फोन जैक के बैग से मिला था, इसलिए सभी को लगता है कि पासवर्ड सिर्फ जैक को ही पता होगा। लेकिन जैक बार बार कहता है कि फोन उसका नहीं है और उसे कोई पासवर्ड नहीं पता। अब डैनी गुस्से में जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन केविन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जैक को मार दिया तो फिर फोन कभी अनलॉक नहीं होगा और तब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए करंटली जैक को जिंदा रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो लोग जैक को बांध देते हैं। अब बच्चे हुए 4 लोग डिसाइड करते हैं कि किसी को जैक से सच अगलवाना होगा और आखिरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर केविन को दी जाती है। केविन जैक के पास जाकर एक बार फिर उससे पासवर्ड पूछता है, लेकिन जैक फिर वही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब मजबूर होकर केविन उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसके नेल्स उखाड़ने लगता है। इधर उसी वक्त क्रिस्टी और डैनी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि किसी ने जीपीएस डिवाइस की वायर निकाल दी थी। मतलब इतने टाइम से कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। अब क्रिस्टी जल्दी से वायर वापस जोड़ती है और आखिरकार जीपीएस डिवाइस दोबारा एक्टिव हो जाती है। अब उनकी लोकेशन अमेरिका तक पहुंच जाती है, जहां लोग कई दिनों से उस मिसिंग प्लेन को सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इशू ये था कि लोकेशन अमेज़न जंगल के उस हिस्से में थी जो अमेरिका की बाउंड्री से बाहर आता था। ऊपर से एयरलाइन भी अमेरिकन रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए यूएस आर्मी वहां डायरेक्टली नहीं जा सकती थी। इसी दौरान एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम क्लेयर था, एयरलाइन के ऑफिस पहुंचती है। वो कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऑर्डर देती है क्योंकि उनका एक प्लेन कई दिनों से मिसिंग था और कंपनी ने उस बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन एयरलाइन की मैनेजर कोरा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो आराम से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है क्योंकि प्लेन अमेरिका के बाहर क्रैश हुआ है और वहां सिर्फ मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है। इसी दौरान एक बड़ा रिवील होता है। वो इन्वेस्टिगेटर क्लेयर असल में जैक की वाइफ थी और जैक एयरलाइन के खिलाफ एक अंडरकवर मिशन पर गया था। वो उस पूरी ड्रग स्मगलिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसीलिए क्लेयर अब उसे तलाश करने की कोशिश कर रही थी। उस रिवील के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि जैक रियल किलर नहीं हो सकता, लेकिन जंगल में मौजूद बाकी लोग अभी भी इसी पर डाउट कर रहे थे। इधर जंगल में क्रिस्टी अकेले जैक के पास आती है। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद जैक को फ्रेम किया जा रहा है। जैक उसे समझाता है कि अगर वो सच में किलर होता तो वो सिर्फ बुलेट्स नहीं बल्कि पूरी गन चुरा लेता और फिर बाकी लोगों को इजीली मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टी को उसकी बात लॉजिक लगती है, इसलिए वो चुपचाप जैक की रोप्स खोल देती है और उसे वहां से एस्केप करने के लिए कहती है ताकि बाकी लोग उसे दोबारा तशद्दुद ना कर सकें। अगली मॉर्निंग जब बाकी लोग देखते हैं कि जैक मिसिंग है तो वो सरप्राइज्ड रह जाते हैं। क्रिस्टी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन डैनी और एमी डर जाते हैं क्योंकि अगर जैक सच में किलर हुआ तो अब वो फ्री था, खास तौर पर केविन से जिसने पिछली रात उसे बुरी तरह तशद्दुद किया था। अब केविन खुद डरने लगता है। तभी डैनी डिसाइड करता है कि वो एमी को लेकर बाकी लोगों से अलग हो जाएगा क्योंकि अब उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन क्रिस्टी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर सभी अलग हो गए तो रियल किलर के लिए लोगों को मारना और इजी हो जाएगा। लेकिन डैनी कहता है कि इतने दिनों तक साथ रहने के बावजूद उनके कई साथी मर चुके हैं, इसलिए अब अलग होना ही बेटर है। इधर जैक भी कैंप से दूर जाकर अकेले रहने के लिए कोई सेफ प्लेस ढूंढने लगता है क्योंकि अब सिर्फ क्रिस्टी को छोड़कर
बाकी सभी उसे किलर मान रहे थे। इसी बीच डैनी एमी को प्रॉमिस देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कहते हैं कि अब जीपीएस डिवाइस एक्टिव हो चुकी है और जल्द ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। और सच में ऐसा ही होता है। मेक्सिकन आर्मी को आखिरकार उनका सिग्नल मिल जाता है। अब आर्मी की एक टीम हेलीकॉप्टर लेकर अमेज़न जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। इधर जंगल में डैनी और एमी एक साथ बैठे हुए थे, जबकि बाकी लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए थे। तभी अचानक पूरे जंगल में कई गनशॉट्स की आवाज गूंजती है। ये साउंड सुनकर बाकी सभी लोग फास्ट वापस कैंप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डैनी और एमी दोनों ग्राउंड पर पड़े थे। किसी ने पीछे से शूट करके दोनों का मर्डर कर दिया था। अब जंगल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, क्रिस्टी, डॉक्टर केविन और जैक। तीनों एक दूसरे को सस्पिशियस आईज से देखने लगते हैं क्योंकि अब क्लियर था कि रियल किलर उन्हीं 3 लोगों में से कोई एक है, वही पर्सन जिसने शुरू से एक एक करके सबको मारा। उधर दूसरी तरफ आर्मी का हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे इसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। ये तीनों ही एक दूसरे को सस्पिशन की नज़र से देख रहे होते हैं क्योंकि उन तीनों में से कोई एक रियल किलर है। क्रिस्टी को लगता है कि जैक ही किलर है क्योंकि पिछली रात उसी ने उसे फ्री किया था और अब डैनी और एमी मर चुके हैं। दूसरी तरफ केविन को लगता है कि जैक और क्रिस्टी मिलकर ये सब कर रहे हैं, वरना क्रिस्टी रात में बिना किसी को बताए जैक को क्यों छोड़ती। इसी बीच ऊपर से मेक्सिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन घने जंगल की वजह से उन्हें नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो लोग आसपास ही हेलीकॉप्टर घुमाने लगते हैं ताकि प्लेन का रैकेज ढूंढ सकें और नीचे तीनों सर्वाइवर्स एक दूसरे पर गन ताने खड़े होते हैं। अब जब क्रिस्टी जैक पर ब्लेम लगा रही होती है, लेकिन डॉक्टर केविन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने क्रिस्टी को क्लिफ से गिरने से बचाया था। अगर वही किलर होता तो वो इंटेंशनली उसे मरने देता। अब तीनों के पास अपनी अपनी ऐसी बातें थीं जिनसे लगता था कि वो किलर नहीं हो सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। तभी वो देखते हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजर रहा है। मतलब जीपीएस डिवाइस फिर से एक्टिव करने के बाद उसका सिग्नल आर्मी तक पहुंच चुका है, लेकिन ऊपर बहुत डेंस फॉग छा जाता है जिसकी वजह से आर्मी नीचे कुछ नहीं देख पाती। इसलिए आर्मी फिलहाल वापस लौट जाती है ताकि हेलीकॉप्टर माउंटेन से टकरा ना जाए और वो डिसाइड करते हैं कि फॉग हटने के बाद अगली मॉर्निंग फिर लौटेंगे। नीचे मौजूद तीनों सर्वाइवर्स भी समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ और टाइम यही वेट करना होगा। तब जैक कहता है कि आर्मी के वापस आने से पहले उन्हें कोई ऐसा सिग्नल बनाना होगा जिसे वो लोग स्काई से देख सकें, लेकिन क्रिस्टी डॉक्टर केविन के पास गन होने की वजह से उसका साथ देने को रेडी नहीं होती। तब डॉक्टर केविन खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए अपनी गन नीचे रख देता है और सारी बुलेट्स निकालकर एक तालाब में फेंक देता है। सब काम होने के बाद क्रिस्टी कहती है कि वो लोग माउंटेन के ऊपर जाएंगे और वहां जाकर ड्राई लीव्स में फायर लगाकर सिग्नल देंगे, लेकिन डॉक्टर केविन जैक के साथ ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि पिछली उर्त उसने जैक को तशद्दुद किया था। अगर जैक सच में किलर हुआ तो वो जरूर बदला लेगा। इसलिए केविन की बात मानकर क्रिस्टी और जैक दोनों साथ में ऊपर जाने का डिसीजन लेते हैं। चूंकि क्रिस्टी ने ही जैक को आजाद किया था, इसलिए वही उसके साथ जाएगी और जब आर्मी उन्हें ऊपर से देखेगी तो उन्हें रेस्क्यू करने नीचे आएगी। अब क्रिस्टी को ये प्लान सही लगता है और वो जैक के साथ ऊपर जाने लगती है। हालांकि तशद्दुद की वजह से जैक ठीक से चल नहीं पा रहा होता, इसलिए क्रिस्टी उसे थोड़ी देर रेस्ट करने को कहती है और फिर दोनों बात करने लगते हैं कि कैसे वो इस जंगल में फंसे हुए हैं। तब क्रिस्टी उसे बताती है कि उसे नहीं लगता जैक किलर है, बल्कि डॉक्टर केविन ही रियल किलर है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक गन शॉट की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि गन शॉट उनके कैंप की तरफ से चली है, इसलिए दोनों फौरन वापस कैंप की तरफ भागते हैं। ये देखने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि डॉक्टर केविन वहां मर हुआ पड़ा था। उसे पीछे से शूट किया गया था और उसकी बॉडी तालाब में गिरने की वजह से उसका कुछ फेस फिशेस खा चुकी थी। अब क्रिस्टी और जैक दोनों शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि जिसे वो किलर समझ रहे थे वो खुद मारा जा चुका था और जब केविन मरा उस वक्त क्रिस्टी और जैक दोनों साथ थे। अगर उन दोनों में से कोई किलर होता तो वो केविन को कैसे मार सकता था। इस ह्यूज जंगल में उनके अलावा और कोई होने का क्वेश्चन ही नहीं था। अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये अर्थ वो प्लेन के अंदर ही बताएंगे और सुबह फिर माउंटेन पर जाकर फायर जलाकर आर्मी को सिग्नल देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी माउंटेन के ऊपर डेंस फॉग छाया रहता है, इसीलिए वो लोग जीपीएस डिवाइस के पास बैठकर वेट करने लगते हैं क्योंकि आज कभी भी हेलीकॉप्टर आ सकता है। अब जैक क्रिस्टी को रियल सच बताता है कि वो एक गवर्नमेंट
इन्वेस्टिगेटर है जो उस पूरे एयरलाइन क्रैश की रियल सच पता लगाने आया था, लेकिन किसी को उसकी खबर लग गई थी और इसी वजह से पूरी फ्लाइट को इंटेंशनली जंगल में क्रैश करवाया गया था ताकि कोई सच बाहर न आ सके। यहाँ जैक अपनी वाइफ क्लेयर के बारे में भी बताता है जो उसे तलाश करने की कोशिश कर रही है। जैक कहता है कि उसकी वाइफ भी उसी की तरह एक इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए वो उसे फाइंड करने के लिए कभी गिव अप नहीं करेगी। दूसरी तरफ क्लेयर को दिखाया जाता है कि वो अपनी डॉटर को बता रही है कि वो उसके फादर को फाइंड करके रहेगी। उसके बाद वो मेक्सिको पहुंच जाती है ताकि मेक्सिकन आर्मी पर प्रेशर डाल सके और वो प्लेन की लोकेशन ढूंढने में स्पीड लाए। उधर माउंटेन के ऊपर सनराइज के साथ ही फॉग थोड़ा क्लियर होने लगता है, तभी उन्हें लगता है कि आसपास कोई प्रेजेंट है। क्रिस्टी कहती है कि क्योंकि जैक के लेग में इंजरी लगी है इसलिए वही रुके और वो खुद साउंड के पीछे जाएगी। हालांकि चारों तरफ अभी भी डेंस फॉग था, फिर भी जैक उसके पीछे चलने लगता है। तभी अचानक कोई क्रिस्टी के हेड पर अटैक करता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है और वही रियल किलर होता है। वो क्रिस्टी की गन उठा लेता है और जैक की तरफ बढ़ता है। उसने ब्लैक क्लोथ्स पहने होते हैं और फेस पर मास्क लगा होता है ताकि कोई उसे रिकॉग्नाइज ना कर सके। अब जैक अपनी लाइफ सेव करने के लिए पीछे हटने लगता है। वो देखता है कि वो माउंटेन के बिल्कुल एज पर पहुंच चुका है। जैक मरने से पहले किलर से पूछता है कि उसने बाकी सबको क्यों मारा, उसका बेनिफिट क्या है और वो असल में कौन है, लेकिन किलर कुछ नहीं बोलता और फिर डायरेक्टली जैक पर शूट कर देता है। 2 बुलेट्स के बाद जैक माउंटेन से नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ क्रिस्टी बची होती है, लेकिन वो भी हाफ डेड कंडीशन में होती है। उसे पता होता है कि किलर उसे भी मार देगा, इसलिए मरने से पहले वो किलर से उसका फेस दिखाने को कहती है। आखिरकार किलर अपना मास्क हटाता है और क्रिस्टी उसका फेस देखकर शॉक्ड रह जाती है, जिस पर वो अब तक डाउट भी नहीं कर पाए थे। वही रियल किलर होता है। उसके बाद किलर क्रिस्टी को भी शूट कर देता है। अगली सुबह जब आर्मी जंगल में वापस आती है तो फॉग कम हो चुका होता है और उन्हें जीपीएस डिवाइस का सिग्नल मिल जाता है। साथ ही नीचे माउंटेन के पास क्रैश्ड प्लेन भी मिल जाता है। रेस्क्यू टीम स्पॉट पर पहुंचती है और देखती है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो प्लेन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसका ब्रोकन पार्ट देखते हैं, लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि वहां से सारे पैकेजेस मिसिंग होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि वो पैकेजेस कहाँ गए। कुछ टाइम बाद सभी बॉडीज एक जगह लाइन से रखी हुई मिलती हैं। कुछ लोग तो 2 वीक्स पहले ही मर चुके थे जब प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर क्लेयर को बताया जाता है कि आर्मी ने प्लेन क्रैश साइट ढूंढ ली है, लेकिन वहां किसी के भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं मिली और इसमें उसका हस्बैंड भी इंक्लूडेड है। ये सुनकर क्लेयर टूट जाती है, लेकिन बॉडी रिसीव करने से पहले कुछ लीगल एंड मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। इसलिए एक फीमेल डॉक्टर को आर्मी बेस पर बुलाया जाता है जहां सभी 9 बॉडीज रखी जाती हैं ताकि इनकी डेथ का रियल कॉज पता लगाया जा सके। इधर एयरलाइन की मैनेजर कोरा इन सभी पर नजर रख रही होती है क्योंकि उसका भी कोई सीक्रेट प्लान होता है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर जिसे आर्मी ने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था तो एक लड़की से रास्ते में बहाना बनाकर रोकती हैं। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो बिल्कुल अकेली है तो उसे मार दिया जाता है और उसकी जगह वो खुद डॉक्टर बनकर आर्मी बेस में घुस जाता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। असल में वो किलर कोई और नहीं, असल में वो डॉक्टर केविन ही होता है। यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है और वही एक एक करके सभी बॉडी बैग्स खोलने लगता है। उधर बाहर कोरा भी उसी डॉक्टर की आईडी यूज करके अंदर पहुंच जाती है। वो एक्सक्यूज बनाती है कि उसे पूरा प्रोसेस अलोन फिनिश करना है, इसलिए एक सोल्जर को उसके साथ भेजा जाता है। जब वो दोनों मुर्दा खाना में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी बैग्स पहले से ही खुले हुए हैं। सोल्जर चारों तरफ देखता है कि ये किसने किया, तभी केविन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। अब केविन को सामने देखकर कोरा बहुत हैप्पी होती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। मतलब ये दोनों शुरू से ही साथ में प्लान कर रहे थे। असल में डॉक्टर केविन का टारगेट प्लेन में मौजूद ड्रग्स के पैकेट्स को बाहर निकालना था, इसलिए उसने एक एक करके सभी को मार दिया और इन बॉडीज के अंदर ड्रग्स के पैकेट्स छुपा दिए। इसी वजह से जब आर्मी वहां पहुंची तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि पैकेट्स पहले ही बॉडीज के अंदर छुपा दिए गए थे और केविन खुद भी एक डेड बॉडी बनकर इसी बैग में छुप गया था। अब वो सभी बॉडीज से पैकेट्स निकाल
रहे होते हैं, उधर बाहर क्लेयर भी वहां पहुंच जाती है। उसे अपने हस्बैंड की बॉडी आइडेंटिफाई करनी होती है, लेकिन उसे अंदर वेट करने को कहा जाता है। तभी अंदर कोरा और केविन सभी बॉडी बैग्स खाली करके इन पर केमिकल डाल देते हैं और पूरे लैब में फायर लगा देते हैं ताकि कोई प्रूफ ना बचे। बाहर जब क्लेयर और सोल्जर अंदर जा रहे होते हैं, तभी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी सोल्जर्स फायर बुझाने में लग जाते हैं। इधर कुछ सोल्जर्स अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि किसने मास्क पहनकर सभी को मारा, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें नीचे से एक लाइव सिग्नल मिलता है और वो जैक होता है, जो 2 बुलेट्स लगने और माउंटेन से गिरने के बाद भी अलाइव बच जाता है। असल में बुलेट फॉग होने की वजह से उसे पूरी तरह गोली नहीं लगी थी और गिरते वक्त वो एक ट्री में फंस गया था, इसलिए वो बच गया। जैक सनग्लासेस से सिग्नल देता है कि वो जिंदा है। उधर क्लेयर टूट चुकी होती है, लेकिन फिर उसे हेनर्ड और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अब वो डेंजर से बाहर है। जैक को बाद में पता चलता है कि डेड लिस्ट में डॉक्टर केविन नाम का कोई था ही नहीं। तभी उसे समझ आता है कि रियल किलर वही केविन था, जो फेक आइडेंटिटी बनाकर सबको मारता रहा और ड्रग्स को बॉडीज के अंदर छुपाकर स्मगल करता रहा। अब जैक और आर्मी कोरा के हाउस की तरफ जाते हैं। उधर केविन और कोरा खुश होते हैं कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन केविन को नहीं पता होता कि जैक अभी भी जिंदा है और वो सब समझ चुका है। कोरा को केविन धीरे धीरे जहर देकर मार देता है, क्योंकि उसने वाइल्ड मशरूम्स उसके खाने में मिला दिए होते हैं और कोरा मर जाती है। अब केविन ड्रग्स लेकर छोटे प्लेन से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोकने के लिए फायर करता है और एक बुलेट प्लेन के फ्यूल टैंक में लग जाती है, जिससे फ्यूल लीक होने लगता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। आखिरकार वही प्लेन उसी स्पॉट पर क्रैश करता है जहां पहले एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर केविन वही मर जाता है जहां उसने सबको मारा था, वही उसकी भी डेथ हो जाती है। उसी के साथ पूरी स्टोरी वही एंड हो जाती है।